क्या आपके मस्तिष्क का कोई ऐसा भाग है जो समय, परंपरा और स्मृति से पूरी तरह अछूता है? क्या चेतना का एक और आयाम संभव है? जैसा कि कठोपनिषद कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। आत्मा न तो वाणी से, न बुद्धि से, न अधिक सुनने से प्राप्त होता है, केवल प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जाना जाता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और जहां मत प्रकट करना हो कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की है कल्चर और ट्रेडिशन की, परंपराओं की, और हमने देखा है कि इस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है एक्ट ऑफ परसेप्शन। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि परसेप्शन के लिए क्या ज़रूरी है और क्या क्या बाधा हो सकती है। तो हमने देखा कि कल्चर और परंपरा ने कैसे मानव सभ्यता के विकास में सहयोग दिया है, लेकिन कैसे वो बंधन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और परसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछले वीडियो का अंत किया था। क्या ब्रेन का ऐसा भी कोई पोर्शन हो सकता है जो परंपराओं से पूरी तरह अछूता हो? तो दोस्तों, हमने कई बार अपने पिछले वीडियोस में कॉन्शियसनेस की बात की है, चेतना की बात की है, और एम्प्टीइंग द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है। मानवीय चेतना निर्मित होती है मानव विचारों से। मानव विचार प्रभावित होते हैं सभ्यताओं से, कल्चर से, परंपराओं से, और हम देखें तो मानव चेतना के विकास में परंपरा और कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर इस कंटेंट को, इस चेतना के इस कंटेंट को पूरी तरह हम अलग करते हैं तो जो बचता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो थॉट से या जो विचारों से पूरी तरह, कल्चर से, ट्रेडिशन से पूरी तरह अछूता है? इसी तरह का संदर्भ हमें कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद कहता है, आनो रणीयन महतो मह्यान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जनतो। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। यह जीव के हृदय गुहा में स्थित है। ये श्लोक यह इंगित करता है कि आत्मा या शुद्ध चेतना एक ऐसा स्तर है जो किसी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है, क्योंकि आत्मा का वर्णन ही कठोपनिषद कैसे करती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल। तो एट द सेम टाइम जिसको सूक्ष्म भी कहा जा रहा है और बहुत विशाल भी कहा जा रहा है, तो वो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में, किसी भी तरह के थॉट के इन्फ्लुएंस में तो आ नहीं सकती। यही प्रश्न आधुनिक मस्तिष्क का विज्ञान उठाता है। क्या मस्तिष्क का कोई ऐसा हिस्सा है
जो परंपरा और समय से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि ये बात अभी न्यूरोसाइंस में पूरी तरह साबित नहीं कि मस्तिष्क का कोई विशेष पार्ट है जो भी हमारा जो भी सोच विचार है, क्या ऐसा कोई पार्ट है जो उससे बिल्कुल अछूता हो। और ध्यान रहे दोस्तों कि सोच विचार सिर्फ चेतन नहीं अवचेतन स्थिति में भी है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट है। तो अभी विज्ञान के पास कोई तरीका नहीं है बताने का कि क्या ब्रेन का कोई पार्ट बिल्कुल ही अछूता, बिल्कुल ही फ्रेश हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि मेडिटेशन के या ध्यान के किसी स्तर पर मस्तिष्क के कुछ ऐसे पोर्शंस एक्टिव होते हैं जो कि नॉर्मली पूरे डॉर्मेंट हैं और फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन इस तरह के परिणाम विज्ञान में हैं। कुछ शोधों का संकेत है कि ध्यान से मस्तिष्क के कुछ भागों को रीसेट किया जा सकता है, जिससे यह प्रश्न उठता है क्या एक अनकंडीशनड स्थिति संभव है। जब हम रीसेट करते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि उसकी पूरी जानकारी निकाल कर हम उसको वापस से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में कि ये रीसेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान में भी और उपनिषद में भी ये संकल्पना है कि शायद ऐसी कोई स्थिति है जो कम्प्लीटली अनकंडीशनड है। शायद ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट हो जो कम्प्लीटली अनकंडीशनड हो। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या हम इसे ब्रेन का कोई पार्ट कह सकते हैं, या ये फिजिकल ब्रेन जो हमारा है, या ये ब्रेन के बाहर की चीज है। तो इस सवाल का भी कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं, लेकिन ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये वो चेतना नहीं, ये अवस्था जो अनकंडीशनड अवस्था है, ये वो चेतना नहीं जो कल्चर, ट्रेडिशन और मानव विचारों द्वारा निर्मित हुई है। ये कोई बिल्कुल ही अलग चेतना है या अलग कॉन्शियसनेस है। अब ये क्या ब्रेन के किसी पार्ट में है या नहीं है, ये कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक साइंटिफिक टॉपिक भी है। लेकिन ये बात तय है कि ये जो अनकंडीशनड अवस्था है, ये उस चेतना का हिस्सा नहीं हो सकती जिस चेतना की हम अभी तक बात कर रहे हैं, जो विचारों द्वारा, कल्चर और परंपराओं द्वारा निर्मित हुई है। ये एक बिल्कुल ही नई चेतना लगती है। तो ऐसा नोशन भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 29वां में आता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् धेनम आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। मतलब कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति कहता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो आत्मा का नोशन है वो उपनिषदों में भी है, गीता में भी है, और इसका आत्मा की जो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिस्क्राइब होती है। अगर हम ध्यान से देखें हमारे श्लोकों को, तो वो वही अनकंडीशनड और अनटच्ड अवस्था की बात करती है। तो इसीलिए ये श्लोक कहता है कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति कहता है। कि ये आश्चर्य का मतलब कि कुछ तो ऐसा जो हमारे सामान्य अनुभवों से परे है। यह श्लोक इंगित करता है कि कुछ अनुभवी ऋषियों और योगियों ने एक भिन्न चेतना या अस्तित्व का अनुभव किया है। तो ये बात अगर भगवत गीता में है जो इतने पहले लिखी गई, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरह का नोशन काफी पहले से है कि जो सामान्य चेतना है उससे बिल्कुल ही भिन्न कोई चेतना है। क्वांटम साइंस की दुनिया में, क्वांटम न्यूरो साइंस में स्टुअर्ट हॉमरफ और रॉजर पेनरोज, इनकी थ्योरी है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR की, जो ये बताती है कि जो चेतना या कॉन्शियसनेस है वो मात्र न्यूरल एक्टिविटी, जो ब्रेन की जो फिजिकल न्यूरल कनेक्शन है, उस तक सीमित नहीं हो सकती। हो सकता है ये उससे कुछ बाहर की चीज़ है। तो साइंस में भी इस तरह का नोशन है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ उतना नहीं जितना ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से पैदा होगा। तो ये जो दूसरा पक्ष है कि जिस कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, अनकंडीशनड स्टेट की बात कर रहे हैं, वो कॉन्शियस नहीं जो
मानवीय विचारों, कल्चर और ट्रेडिशन से निर्मित हुआ है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि अब इस अनकंडीशन तक इस अनकंडीशनड स्टेट तक पहुंचने का जो मतलब है, अगर हम थियोरेटिकली मान लें कि ये अनकंडीशनड स्टेट है, तो जैसे कि हम देखें जो कंडीशनिंग है, जो कल्चर है, परंपरा है, उससे जब बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन डैमेज का नोशन है, जो हमने बात कही थी पिछले वीडियोस में, कि ब्रेन का जो स्वाभाविक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डल जैसा हो जाता है, या कुछ ऐसा अनईजीनेस सा बोध उत्पन्न कराता है। तो ये इस तरह की भावनाएं हम सभी महसूस करते हैं कि हम निरंतर एक्साइटमेंट या खुशी की अवस्था में नहीं रहते। तो ये यही दिखाता है कि हम अगर निरंतर एक्साइटमेंट और खुशी और पैशन महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये ब्रेन डैमेज की ओर इंगित करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अनकंडीशनड अवस्था प्राप्त हो गई तो क्या ब्रेन पूरी तरह हील हो सकता है? जो डैमेज ब्रेन है वो हील हो सकता है? इसमें शायद ये भी कहा जा सकता है कि परंपराओं और कल्चर से जो ब्रेन डैमेज होता है, उनसे बंध जाने से, वो शायद हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ब्रेन के सारे पोर्शन डैमेज हो जाते हैं। ये भी एक संभावना रहती है कि शायद वो डैमेज उतनी डीप भी नहीं जितनी डीप हमें लगती है, क्योंकि हम ब्रेन के बहुत ही लिमिटेड एरिया से काम करते हैं। बहुत सारा ब्रेन का पोर्शन जो है यूज ही नहीं होता, और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि 90% से ऊपर ब्रेन का पोर्शन यूज ही नहीं होता। तो जो डैमेज है वो डैमेज भी ब्रेन के कुछ पोर्शन में ही होगा, पूरे के पूरे ब्रेन में तो वो डैमेज नहीं होगा कि ब्रेन का हर हिस्सा उस डैमेज से, कंडीशनिंग के उस डैमेज से प्रभावित हो गया। तो अगर यही नोशन हम अपने ग्रंथों में लें तो ये जो नोशन है कि क्या वो अनकंडीशनड स्टेट जो उस अंतर्दृष्टि, इनसाइट से आती है, क्या ये मस्तिष्क को हील कर सकती है, ब्रेन डैमेज को क्योर कर सकती है? योग वशिष्ठ में कहते हैं, चितस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु फलबद्धये। कर्म केवल मन को शुद्ध करने के लिए है, वस्तु या सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो कर्म की परिभाषा है वो मन की शुद्धि के लिए है, और यही नोशन जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे प्राप्त करने के लिए यत्न हो या जिसे प्राप्त किया जा सके। कर्म मन की शुद्धि के लिए है, या कहीं ना कहीं उस हीलिंग के लिए है। और यहाँ भी वही नोशन आता है कि वो कर्म करें जिससे ये जो ब्रेन डैमेज है वो ब्रेन डैमेज ना हो। यह संकेत करता है कि मानसिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से मस्तिष्क की क्षति को ठीक किया जा सकता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी का तो काफी जिक्र किया है कि मस्तिष्क कई नई कनेक्शन को बनाने का सामर्थ्य रखता है जो बिल्कुल ही नए होते हैं। जो जो कंडीशनड अवस्था है, उस कंडीशनड अवस्था का पूरा परसेप्शन हो जाए तो ब्रेन में ये कैपेसिटी है कि वो बिल्कुल ही नया न्यूरल कनेक्शन एक्टिवेट करे, और उस नए न्यूरल कनेक्शन से जो डैमेज्ड कनेक्शंस थे उनको हील किया जा सकता है। तो जैसे ही हम कंडीशनड से अनकंडीशनड स्टेट में ट्रांजिशन होते हैं कि हम बंधे हुए हैं अहम से और अपने सामाजिक परंपराओं से, और उससे जब हम मुक्ति की तरफ जाते हैं, जब हमने उसको देख लिया और एक अनकंडीशनड स्टेट की हम बात करते हैं, तो ब्रेन नया न्यूरल पाथवे एक्टिवेट कर सकता है, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के नोशन में क्लियरली आता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देने के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं कि अगर आप मेडिटेटिव हैं और ध्यान की अवस्था में आप रह पाते हैं तो ब्रेन के, ऐसा दिखाया गया है कि ब्रेन के नए न्यूरल कनेक्शंस एक्टिवेट होते हैं, जो शायद आपको कम से कम उस ध्यान की अवधि तक, जितने टाइम तक आप मेडिटेट कर रहे हैं, शायद आपको काम कर पाए। तो ये तो प्रैक्टिसेस में भी दिखता है। तो ये भी संभावना दिखती है कि शायद वो अंतर्दृष्टि जो डैमेज ब्रेन है उसको हील कर सके। अब अगर हम इसको और विश्लेषण करें कि डैमेज जो है ब्रेन का
वो बहुत डीप इसीलिए नहीं है क्योंकि डैमेज है किधर? डैमेज है तो मेमोरी में, क्योंकि कल्चर परंपराएं सारी मेमोरी में हैं, हमारी स्मृतियों में हैं। और स्मृति शायद प्रेजेंट खुद को ऐसे करती है कि वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत गहरा फंक्शन ऑफ ब्रेन नहीं है। मेमोरी एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, लेकिन ब्रेन का शायद कुछ अंश ही मेमोरी है और ब्रेन उससे कई गुना ज़्यादा विस्तृत है। तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं ये बातें कर रहा हूँ या मैंने ये बातें सुनी, तो एक फ्लैश में एक फ्लैश ऑफ इंसाइट हो सकता है, एक लग सकता है कि ये एक अंतर्दृष्टि हो गई मुझे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हम वापस से अपने कंडीशनड स्टेट में आ जाते हैं। तो शायद ऐसा इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति ये देख लेता है एक फ्लैश ऑफ इंसाइट में कि मेरे ब्रेन का पार्ट कि मैं डैमेज्ड हूँ, मैं कंडीशन स्टेट में हूँ, तो ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा शायद ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो ब्रेन डैमेज की वजह से है, और फिर उसको एक अलग विचारधारा बना देता है कि ये तो ये कंडीशनड अवस्था में हम कैसे पहुँचे, कल्चर की वजह से पहुँचे। और फिर वो एक अलग अवस्था बन गई जहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि हम इस कंडीशनड अवस्था में कैसे पहुँचे, शायद कल्चर से, शायद ट्रेडिशन से, और वो भी कहीं मेमोरी का हिस्सा ना बन जाए, ये बोध भी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। तो ये दिखाता है कि ये जो थॉट है किस तरह के ट्रिक खेलता है, क्योंकि हम सिर्फ मेमोरी के बेस पे ही काम करते हैं, स्मृतियों के बेस पे ही काम करते हैं। तो जो नई चीज़ भी हम देख रहे हैं, भले ही वो कितनी क्रांतिकारी हो, वो कहीं ना कहीं स्मृति ही बन जाती है। लेकिन ये भी तथ्य है कि स्मृति कोई बहुत डीप फंक्शन नहीं है ब्रेन का। यही चीज़ अगर हम अपने ग्रंथों में देखना चाहें तो मांडुक्य उपनिषद कहता है, नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम। यह न तो आंतरिक जागरूकता है, न ही बाहरी है, और न ही दोनों का मेल। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था के बारे में ये कहा जा रहा है, ये जिसे हम अनकंडीशनड अवस्था कह रहे हैं, यह दर्शाता है कि वास्तविक चेतना स्मृति या मानसिक धारणाओं से परे है, इसीलिए इसे इस तरह से रखा गया। यह न तो आंतरिक जागरूकता है, न बाहरी, और न ही दोनों का मेल। किसी भी तरह की जागरूकता की अगर हम कल्पना करें तो वो स्मृति में दर्ज हो जाएगी और वो फिर वही मेमोरी बनकर रह जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई एक अवधारणा है फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम, जिसमें मस्तिष्क स्वयं को गहराई का भ्रम दे सकता है, जबकि वास्तविक गहराई कहीं और हो सकती है। मस्तिष्क ये भ्रम पैदा कर सकता है, या थॉट ये भ्रम पैदा कर सकता है कि ये बहुत ही गहरी चीज़ है, और पूरे मस्तिष्क का काम सिर्फ यही है, जैसे कि मेमोरी ही पूरे मस्तिष्क का काम है। लेकिन ये एक भ्रम है, वास्तविकता में वो बहुत छोटी सी चीज़ है। और ऐसे स्टेट्स हमने देखा है, ये जो मृग तृष्णा का भाव है वो हमें ये दिखाता है कि उधर जल है, लेकिन वास्तविकता में वो जल नहीं होता। तो इसे ही शायद फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम अलग अलग तरीकों से ये देखना चाह रहे हैं कि जो परसेप्शन है, जो इस पूरे डैमेज को हील करे, उस परसेप्शन की क्या क्वालिटी है, और वो परसेप्शन कैसे वो परसेप्शन नहीं है जो आम तौर पर हम समझते हैं। इस परसेप्शन तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इस परसेप्शन तक पहुंचने से टाइम का बोध होगा, नोशन का बोध होगा, टाइम के नोशन का बोध होगा। और ये परसेप्शन कोई टाइम के दायरे में आने वाला नहीं कि आज मुझे परसेप्शन हो गया फिर कल बाकी का परसेप्शन हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस परसेप्शन को बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है, और इस परसेप्शन में को गहराई से समझने के लिए इस परसेप्शन के मार्ग में जो अवरोध हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, परसेप्शन के मार्ग में क्या क्या अवरोध आ सकते हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।